ओके आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स मेरे और वीरेंद्र जी के साथ। और मार्केट में अच्छी रौनक, सेंसेक्स 370 अंक ऊपर है, निफ्टी 109 अंकों की बढ़ोतरी, मिड कैप्स में भी अच्छी तेजी और बैंक निफ्टी भी 300 अंकों के साथ कर रहा है कारोबार। बस एक एफएमसीजी थोड़ा बैकफुट पर, वही आप दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो अच्छी रौनक। चलिए इस शो में क्या क्या होगा वो आपको बताते हैं। 10 के दमदार ट्रेड में प्रकाश गाबा और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने होंगे। अमोल अठावले जी और आशीष कयाल भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। 2026 में कमाई की थीम पर मार्केट एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा से बात करेंगे। टेक्नो फंडा नजरिए के साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोतर भी जुड़ेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि आईटीसी की गिरावट पर ब्रोकरेज का क्या कहना है। जी हाँ, आईटीसी इसके वक्त बाजार की सबसे अगर आप देखें कमज़ोर कड़ी। खैर ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। वी आर एट 26251 और अपने ट्रेड्स अगर आप निफ्टी पे कैरी कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ये टाइम ड्यूरेशन 10 से लेकर 10:45 बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक ट्रेंडिंग डे साबित होगा या फिर थोड़ा सा हम कोलैप्स होंगे, ये 10 से लेकर 10:25 में तय हो जाएगा। अमूमन क्या होता है ना, शुरू में लोगों को बहुत से ऑफर्स मिल जाते हैं फ्राइडे को, तो उसके बाद एक बुक करने की टेंडेंसी भी होती है। तो स्लाइटली अगर आप देखें तो इस जोन में आकर थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आई थिंक मेहमानों की कॉल लेते हैं अब। अमोल, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके दो ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। जियो फाइनेंस के साथ जा रहा हूँ, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 299 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 310 315 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 294 का। एक करेक्शन खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है और आज स्टॉक ने काफी दिनों के बाद वापस से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास एक रिवर्सल फॉर्मेशन के और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास है। सेटअप अच्छा है, अगर यही कंटिन्यू रहा तो जियो फाइनेंस में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट के साथ जा रहा हूँ, ब्रेकआउट फॉर्मेशन है, 86 के आसपास है, 92 तक पोजिशनल टारगेट निकल कर है, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 84.5 रुपीज का। ओके, जियो फाइनेंशियल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दो पिक्स हो गए अमोल अठावले जी की। आशीष कयाल जी को भी जोड़ते हैं। आशीष कयाल जी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त के दो पिक्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग श्रेया। देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है वो इंडसइंड बैंक में है और यहाँ पर काफी क्लासिकल राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। 2 दिन से अच्छी रैली हुई है और मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूड रह सकती है। तो इंडसइंड बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में 955 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस 875 का लगाना होगा। दूसरा जो स्टॉक है बाई साइड पे वो है हीरो मोटोकॉर्प। हम ऑलरेडी ऑटो में देख सकते हैं कि 2025 में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है और यहाँ पर वापस से रैली रिज्यूम होते हुए नजर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपना एक अच्छा सपोर्ट लिया 5600 लेवल से, वहां से अच्छा रुझान दिखा रहा है, 20 डीएमए के ऊपर आ चुका है। तो हीरो मोटोकॉर्प पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 6300 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 5800 का। ओके, यहाँ पे आपके दो कॉल्स ये हो गए। प्रकाश सर, इस बार आप जहमत उठवाइएगा, मैं कह देता हूँ। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर, आपके दो कॉल्स इस वक्त क्या? इस वक्त बीईएल आई थिंक 403 पर ट्रेड कर रहा है। 404 पर 400 रुपए का स्टॉप लगाएंगे, 3-4 रुपए का टारगेट 410 पॉसिबल है बीईएल। सेकंड फाइनेंस क्षेत्र से चोला फाइनेंस मोमेंटम है और ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका। कंसोलिडेशन का ट्रेड कर रहा है 1746, स्टॉप लगाएंगे 1725। मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 1770। चोला फाइनेंस 1-2 दिन लग सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ओके, तो बीईएल और चोला फाइनेंस गाबसों को पसंद आ रहे हैं, ये दो काउंटर्स रखे रडार पर। प्रशांत जी इस वक्त के आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? तो श्रेया, मेरा फर्स्ट पिक है भारत फोर्ज। रेंज ब्रेकआउट के ऊपर गैप अप होने के बाद गैप रिटेस्ट हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। तो करीबन 1480-79 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो करीबन 1465-1460 के बीच में, और जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा करीबन 1525-1530, 1525 1530। नेक्स्ट पिक होगा डीएलएफ। ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें 700 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। यहाँ 688 690 688 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 720 725 720 725। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए। अब एक खास बातचीत शुरू करते हैं और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इस साल के दूसरे दिन हमारे साथ मौजूद हैं राहुल अरोड़ा
बातचीत करेंगे। राहुल, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं जो भी आपने इस वर्ष के लिए चीज़ें मन में ठानी होंगी, सोची होंगी, वो पूरी हो। राहुल, एक और चीज़ जो अब तक बाजार की पूरी नहीं हुई है वो है हसरतें 30,000 की। खैर 30,000 तो बहुत दूर है। पूरा 2025 जो है वो संघर्ष में गुजर गया। संघर्ष इसलिए क्योंकि हम कोलैप्स भी हुए, लेकिन हमने रीबिल्ड किया अपने आप को। बट क्योंकि आपसे जब बातचीत होती है अक्सर तेज़ी का बड़ा कारण होता है अर्निंग्स और ग्रोथ। 2026 के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरीज वाली जो थीम्स हैं राहुल, वो क्या नज़र आ रही हैं आपको? सबसे पहले वीरू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको, आपके परिवार, आपकी टीम, आपके सारे कलीग्स को नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी और मेरी परिवार की तरफ से भी। आपने एक जिक्र किया एक शब्द का, तो मैं एक शेर से शुरू करूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो आई थिंक वीरू, इट्स आई थिंक 30,000 एक बड़ी डिस्टेंट फैंटेसी है इस वक्त। आप अगर बात करें तो आई थिंक करीबन 26,000 के आसपास निफ्टी है। 4,000 पॉइंट, यू टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 18-20% ऑन द निफ्टी। मुझे तो नहीं लगता कि ये साल ये संभव है। दो तीन चीजें हैं इसके पीछे। एक तो देखिए, जो आपने बहुत सही आंकड़े पकड़े हैं अर्निंग्स ग्रोथ के, राइट। तो अगर हम बैंक्स के अर्निंग ग्रोथ देख लें जो अगले फिस्कल जो 3 महीने बाद फिस्कल शुरू हो रहा है FY27, आई थिंक बैंक्स की अर्निंग ग्रोथ होगी करीबन 13-14% हो। अगर थोड़ी किस्मत ने साथ दी तो शायद 15%। IT सर्विसेज लार्ज कैप की जो अर्निंग्स होंगी वो होंगी करीबन 9-10% के आसपास। कंज्यूमर कंपनीज की होंगी 10-11%। और फिर हो गया रिलायंस जो कि हो जाएगा आपका 13 से 15%। तो आपका जो 75 से 80% का मार्केट है उसकी अर्निंग्स ग्रोथ बाय एंड लार्ज 10, अगर आप CAGR ले लें ये चारों के, तो आप पकड़ रहे हैं कि कुछ 12-13% की अगर अर्निंग्स ग्रोथ हो। आपका जो नॉमिनल GDP प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए वो भी 10.5-11% है। तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर मार्केट आपको अगले एक साल में 10-11% से ज्यादा का रिटर्न दे दे, विच पोटेंशियली मीन्स कि आपको 28-28,500 का लेवल तो दिख सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चने भी आ सकती हैं वीरू। आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सबसे बड़ा सपोर्ट मार्केट को मेरे हिसाब से वहां से लगेगा कि अगर IPO मार्केट में थोड़ी धीमी थोड़ा रुकावट आ जाए, थोड़ा धीमा हो जाए, तो वो जो लिक्विडिटी सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट को डाइवर्ट हो रही है वो वापस सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगी। तो दैट इज वन। द सेकंड इज आई थिंक अगर बजट के बाद FIIs का पैसा आ जाए, बजट एक महीना दूर है, तो दैट वुड डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव। बट आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिकली अभी चाइना और ताइवान की भी थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं, जो हम थाईलैंड में भी देख रहे हैं, कंबोडिया में भी देख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी प्लेस जियोपॉलिटिकली एज वेल this year, and I think the best of the rate cuts also Viru are behind us. I think both the Fed and RBI probably एक और 25 basis point का rate cut करेंगे। तो I think liquidity will depend on the on the budget from an FII perspective, I think, and the IPOs for the domestics. But I think expecting anything more than a 10-11% return on the headline index, मेरे हिसाब से वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा इस फेज पे। अच्छा राहुल, मैं अक्सर इसी प्रश्न से शुरुआत करता हूँ जब मैं किसी सेक्टर पे कूदता हूँ। अभी तक हमने FIIs का पार्टिसिपेशन कभी भी 10 दिन से ज़्यादा देखा ही नहीं इन मार्केट्स में, और उसका बड़ा कारण है हमने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। दूसरा बात, अगर आप फॉरेक्स को इंक्लूड कर लें, दैट रुपी फैक्टर, वो अल्टीमेटली उन्हें कुछ नहीं मिला। वो आएंगे भी क्यों? हिस्टोरिकली हमने बड़ा मूव इन प्राइवेट बैंक्स तभी देखा है जब FIIs का पैसा आता है, कैश आता है, एंड स्टिल दैट एक्शन इन ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक एंड एक्सिस बैंक इज मिसिंग। एक डिफरेंशियल जब इतना बड़ा क्रिएट हो गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ PSU एंड प्राइवेट, अभी क्या वक्त है एज अ रिटेल उस डिफरेंशियल को प्ले करने का विदाउट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ FIIs? ये आपने एक तरह से वीरू दुखती रथ पे हाथ रख दिया, बिकॉज आई थिंक बैंक्स कैन नॉट गो अप विदाउट FII पार्टिसिपेशन, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज क्या हो गया है ना कि अगर हम DIS को देखें, जो हमारे लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, ICICI Pru म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, जिनके इंश्योरेंस आर्म्स भी होंगे, ये अभी काफी बैंकों में ऑलमोस्ट 9-10% ओन करते हैं, ईदर डायरेक्टली और थ्रू टाई अप विद देयर इंश्योरेंस कंपनीज। तो आई थिंक इंक्रीमेंटली आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी द DIIs that are going to drive it. आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया, इट विल हैव टू बी द रिटर्न ऑफ द FIIs। अभी आप जो लास्ट सेक्टोरल क्रेडिट ग्रोथ का जो डेटा आया था, अगर आपने देखे होंगे, तो क्रेडिट ग्रोथ हैज गॉन टू अबाउट 11.5%।
उसमें सर्विसेज की क्रेडिट ग्रोथ करीबन 13% है, इंडस्ट्रियल करीबन 9-10% है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज जीएसटी का एक इम्पैक्ट आया था, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ भी 12% था. तो आई डोंट नो हाउ मच यू कैन एब्सोल्युटली सस्टेन दिस गोइंग फॉरवर्ड. लेकिन एक चीज है वीरू, लेट्स कंपेयर पीरियड्स. ओके, तो आपने अभी जैसे आईसीआईसीआई एचडीएफसी का जिक्र किया, आज की डेट में इनके वैल्यूएशंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग होंगे 2.5-2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड पे. ये इस पीरियड में है जब उनकी ग्रोथ रेट उस पीरियड से कम है जब उनकी वैल्यूएशन 3.5-4 टाइम्स पे होती थी. इफ यू रिमेंबर एचडीएफसी बैंक यूज्ड टू गो एट 20-25% एट दैट पॉइंट इन टाइम. वो ग्रोथ रेट अब कम हो गई है. तो द पॉइंट, मैं अक्सर लोगों से लोग बोलते हैं कि देयर इज स्कोप फॉर दिस 2.5 टू गो टू 3.5, बट मेरा यही काउंटर है कि ठीक है 2.5 to 3.5 हो सकता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, बट ग्रोथ रेट्स भी तो आपके कम हो गए हैं. और वीरू आपने देखा होगा, मैं आपको 3 और उदाहरण देता हूं. एक एचडीएफसी बैंक की हमने बात कर दी, एक डीमार्ट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया और बजाज फाइनेंस हो गया. These are 3 stocks that have been, market leaders, pivots and stalwarts in their own right in their respective segments. लेकिन अगर इनका गाइडेंस 1-2-3% से भी मिस हो जाता है, जो उनके बेस पे इतना नहीं है, तो मार्केट आपने देखा है कि किस तरह का डीरेट करता है, बिकॉज दी स्टॉक्स गेट प्राइस टू परफेक्शन. सो आई स्टिल थिंक माय बिगेस्ट ओवरवेट कॉल फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर FY27 विल स्टिल बी बैंक्स. बट आपको एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर करना पड़ेगा कि आप अगर लार्ज कैप बैंक्स को देखे चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि आपको 15% से ज्यादा के रिटर्न्स मिल सकते हैं अनलेस FIs रिटर्न. लेकिन अगर आप मिड कैप बैंक्स और एनबीएफसीज में चले जाएं, जैसे आपने देखा कि पिछले 12-15 महीने में गोल्ड में एक अच्छी रैली आई है, सिल्वर में अच्छी रैली आई है. तो जैसे इफ यू लुक एट नेम्स दैट लाइक अ मुथूट और मनप्पुरम, और से इवन इन एनबीएफसीज लाइक आवास, एप्टस, so many of these names are there that will be growing at 20-25%, जिनके ROAs 3 से 3.5 के बीच में होंगे, ROEs 15 से 20 के बीच में. कुछ कंपनीज का जिनका मैंने जिक्र किया, उनके ROEs 20% से ऊपर भी होंगे, which are coming to you at 2.5-3 times price to book. Those may not be bad investments. So I think the play could be more from a return perspective. वीरू, मुझे लगता है कि आपको NBFCs और allied plays में ज्यादा पैसे बनने की संभावना है एज अपोज टू कन्वेंशनल लार्ज कैप बैंक्स. आई थिंक इसमें मैं एक ही एक्सेप्शन करूंगा वीरू, एक्सिस बैंक का, क्योंकि आई थिंक एक्सिस और एसबीआई का, क्योंकि ये दोनों के वैल्यूएशंस जो हम कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी की बात करें, उनके मुकाबले ये वैल्यूएशंस अभी भी काफी हद तक डिप्रेस्ड हैं. सो आउटसाइड दीज 3 बैंक्स, इफ आई वाज टू लुक एट लार्ज कैप, माय फर्स्ट प्रेफर्ड पिक वुड बी एसबीआई, एंड मे बी इफ एक्सिस बैंक कंटिन्यूज टू डिलीवर, उसमें रीरेटिंग की संभावना थोड़ी ज्यादा है. ओके, ठीक है, ये बैंक्स पे एक टिप्पणी होगी. अच्छा राहुल, अगर आप पीछे जाएं, प्रधानमंत्री जी का वो भाषण लाल किले की प्राचीर से जब था जीएसटी कट होगा, उसके बाद एक मीनिंगफुल तेज़ी हमने ऑटो में देखी. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो दिसंबर के नंबर्स में विजिबल है ना. और बाजार लग रहा है कि हमारी सेल्स फिगर को लेकर, इस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बहुत आश्वस्त है. पर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि वो कंपनियां नंबर्स क्रिएट कर रही हैं जिनके लॉन्चेस बहुत स्ट्रांग हैं. लुक एट मारुति, लुक एट M&M. अब आप देखिए आपका ये हुंडई का केस, हुंडई का, वहाँ वो सिर्फ अपनी क्रेटा के साथ कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसी में बार बार चेंजेस कर रहे हैं. एक गुण एक होता है ना, फार्मूला, एक फंडा टू चेज ऑटो, वो क्या है आपके अनुसार? क्या चेज करेंगे आप ऑटो में? देखिए वीरू, आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि ब्रांड लॉन्चेस आर पिविटल, वॉल्यूम ग्रोथ इज पिविटल. ऑफ कोर्स जो आपने जिक्र किया जीएसटी कट का, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि सारे कंपनीज का आई थिंक 20 से 35% का ग्रोथ आया है. चाहे आप 2 व्हीलर्स ले लें, प्रीमियम 2 व्हीलर्स, कार्स, LCVs, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, ये सब 20 से 35% ग्रो किए हैं. ऑब्वियसली कुछ चीजें होम एक्स्ट्रा भी आ गई हैं, क्योंकि शादी का भी सीजन है, अब हार्वेस्ट भी आ रहा है, अगले 13-14 दिन में, मूविंग अप टू संक्रांति. तो ऐसी थोड़ी चीजें हैं जिनको कंट्रीब्यूट किया, बट मेन टिकर जैसे आपने कहा जीएसटी है. नाउ आपने इसमें 2 चीजों का जिक्र किया. एक, जो मार्केट एक्सट्रापोलेट कर रहा है, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है वीरू, बिकॉज ये फिर रिप्लेसमेंट साइकिल में आ जाता है. क्योंकि अगर मैंने जो भी गाड़ी ली हो, चाहे मैंने स्कूटी ली है या आयशर की बाइक ली है या मारुति की स्विफ्ट ली है या ह्यूंडई की गाड़ी ली है, ये अब मेरे पास है कुछ सालों के लिए, चाहे मैं इसको 2 साल चलाऊं, 5 साल चलाऊं, 7 साल चलाऊं. तो टू एक्सट्रापोलेट कि यही मंथली नंबर्स या यही क्वार्टरली नंबर्स आगे जाएंगे, ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है. आई थिंक द की थिंग टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम हियर वीरू विल बी व्हाट इज सस्टेनेबल वॉल्यूम ग्रोथ इफ यू स्ट्रिप आउट दिस वन टाइम इफेक्ट.
तो उसमें अगर आप देखेंगे तो M&M के ट्रैक्टर नंबर्स आर स्टिल स्टैंडिंग आउट. Eicher in two-wheelers is still standing out. Hero and Bajaj are not doing too badly. I'm not sure about what the long-term trajectory in terms of reviving of coal and mining is, क्योंकि वहां का भी एक effect आपको अशोक लेलैंड टाटा मोटर्स पे दिख सकता है. But I think it is not imprudent. जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा सबसे नंबर 1 ओवरवेट सेक्टर अगले 1 साल के लिए बैंकिंग होगा, उसके बाद शायद नंबर 2 पे ऑटो आ सकता है, बिकॉज कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे हमने डिस्कस किया वो भी इसके कंट्रीब्यूटर्स में है. स्पेशली अगर आप रिवाइवल ऑफ माइनिंग वगैरह की बात करें, जो आपको लास्ट आईआईपी नंबर्स में भी दिखे, जो 6.7% आया था, इट वाज द मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी दैट कंट्रीब्यूटेड. सो आई थिंक Eicher Viru has been doing well even without this. If you'll take the last 12-15 months, they have been growing between 15 to 20% every month. M&M's tractors are doing very well. I would probably be indifferent between Tata Motors and Ashok Leyland on the commercial vehicle side, and maybe Bajaj or Hero, maybe not so much TVS, but Bajaj or Hero. तो ये मेरा पोर्टफोलियो हो जाएगा लार्ज कैप में. अगर आप मिड कैप की बात करें या ऑटो एंसिलरीज की बात करें, तो एनीथिंग दैट इज अ प्रॉक्सी टू दीज नेम्स कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. आपने कहा कि क्या देखते हैं ऑटो में जब आप ले रहे हैं, एक तो मार्जिन एक्सपेंशन वीरू, बिकॉज आई थिंक if China is to grow at 5 to 6% or maybe even more than that, then obviously commodity cost would rise. तो आपका प्राइसिंग पावर कितना है, और दूसरा वॉल्यूम ग्रोथ. आई थिंक ये तीनों चीजों को अगर मैं जहन में रखूं, तो then my auto portfolio would look like what I said. I think M&M, Maruti, Eicher, maybe a Hero, something like a Jamna Auto, which is a proxy on the commercial vehicles side, and maybe a Motherson Sumi. Yeah, I think ये मेरा शायद auto का portfolio. And if you want to play tires, I think CEAT last quarter's numbers were very good. आपने देखा होगा स्टॉक काफी हद तक रीरेट भी हुआ था. You can throw in a CEAT there. तो ये आपका एक auto portfolio बन सकता है. अच्छा राहुल, कुछ और पॉकेट्स जो शायद इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग थीम लग रही हो या स्टॉक्स लग रहे हो 2026 के लिए? इंटरेस्टिंग थीम तो कंज्यूमर काफी लग रहा है वीरू, बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में काफी न्यूज फ्लो भी आया है आईटीसी पे और देवयानी और सफायर पे. तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मेरी नजर यही इस पे रहेगी कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी विच हैज डन सो वेल, सेक्टर्स लाइक एविएशन, होटल्स, क्या ये एक्चुअली सस्टेन कर पाए गोइंग फॉरवर्ड. आई थिंक दैट कुड बी वन इंटरेस्टिंग प्लेस टू सी. बट अगर आप टू टॉक अबाउट स्टॉक्स फ्रॉम बाइंग एंड होल्डिंग पर्सपेक्टिव, I am still very bullish on the manufacturing side of the economy. चाहे वो capital goods हो, defense हो. वीरू, अगर मैं किसी डिफेंस कंपनी को एडवाइस कर रहा होता तो मैं इस वक्त यही कहता कि डोंट गो फॉर एनी फर्दर ऑर्डर्स. आप अपना जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो एग्जीक्यूट कर दीजिए. अगर 20-25% की ग्रोथ हर साल आ रही है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस कंपनीज कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर वैल्यूएशंस, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. सो आई थिंक दैट कुड बी वन थीम वीरू. एंड द अदर इज जो कंपनियां 2020 से 22 के बीच में लिस्ट हुई थी, आपको याद होगा, जिनको हम उस वक्त न्यू जेन कंपनीज या प्लेटफॉर्म कंपनीज कहते थे, आई थिंक अ लॉट ऑफ देम वीरू आर अप्रोचिंग अ सिचुएशन ऑफ रिस्पेक्टेबल कैश फ्लो. स्टिल नेगेटिव है, बट इट इज नॉट एज बैड एज इट हैज बीन ओवर द लास्ट 2-3 4 years. तो हो सकता है कि ये जो लॉस मेकिंग न्यू जनरेशन थीम्स हैं, एज दे गेट क्लोजर एंड क्लोजर, जैसे इनके लॉसेज 1000 करोड़ से कम, 500 करोड़ के आसपास इनके लॉसेज आ जाए, I think there is a case to re-rate some of these companies, because I think they have understood that the game is now more cash flows. कुछ कंपनियां कैपिटल भी रेज कर रही हैं, हालांकि कुछ obviously capex में जाएगा, but I think this could be an interesting space because most of these platform companies that have listed are leaders in their own right. I think that could be a very interesting play. और एक आखिरी सर और एक डार्क हॉर्स व्यू जिसकी शायद चर्चा हो ना हो, I don't know, लेकिन अगर दुनिया AI की तरफ जा रही है तो सबसे बड़ी चीज AI के लिए पावर होगा. आई डोंट नो इफ वी आर गोइंग टू बी इन अ पोजीशन टू सप्लाई दैट काइंड ऑफ पावर. इट कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम फ्रॉम द नेक्स्ट 3 to 5 years, पावर एंड पावर फाइनेंसिंग कंपनीज. चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया. जब मैंने आपसे पूछा 2026 का पहला आउटलुक, तो आपने गालिब जी की गज़ल का पहला शेर रखा था ना, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले. अब जैसी भी रिटर्न रहे, आपका और मेरा प्रेम ये बाज़ार ही रहेगा. इसी गज़ल का एक शेर और है कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर है जीते जिस काफिर पर दम निकले. उसी गज़ल का ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट शेर था. तो हमारा प्रेम, आपका प्रेम जो है ये बाज़ार ही रहेगा.
ये बाजार ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हाँ, और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी एक हल्का सा कोलैप्स था बट स्टिल अपने आप को रीबिल्ड करता हुआ 26,250 पे और 60,006 पर इस वक्त निफ्टी बैंक। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सो फार सो गुड, ये 26 की पारी अब तक तो हमारे हक में है। निफ्टी बैंक लीड करता हुआ, आशीष कैसे अप्रोच करेंगे आप इस तेजी को? बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए निफ्टी बैंक या पूरा जो बैंकिंग फाइनेंशियल का जो स्पेस है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। इसकी चर्चा हमने समय समय पे भी की है और हमें लगता है कि जो सबसे अच्छी कंफर्ट आज वैल्यूएशन की कहीं पर है तो वो पूरे बीएफएसआई स्पेस के अंदर में है। साथ ही साथ जिस तरह से एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का जो एक एनवायरनमेंट बना पिछले कई समय में आरबीआई के द्वारा जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, सीआरआर में कट हमने देखा, और इसके साथ में जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो जीएसटी पे और रिफॉर्म लाए और इनकम टैक्स का रिलीफ दिया, ये सभी चीज बहुत वेल पोजीशनड है कि प्राइवेट केपेक्स जो है वो लौट कर आने की पूरी तैयारी करेगा। और प्राइवेट केपेक्स के आते ही हमें लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट है वो बहुत इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जो पिछले कुछ समय से 8, 9, 10% के आसपास कहीं ना कहीं चल रहा था, यही क्रेडिट ग्रोथ अब जाके 11.5-12% के आसपास आ चुका है और इवेंचुअली 14% की एक लोन ग्रोथ का जो माहौल है वो बनना शुरू होगा। और जैसे ही लोन ग्रोथ आपकी 13-14% के आसपास आएगी और इंटरेस्ट रेट के जो कट है वो स्टेबलाइज होना शुरू होंगे, तो मार्जिन्स बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इंप्रूव होगी। तो ये डबल बेनिफिट इस समय पे मुझे लगता है पूरे बैंकिंग बास्केट को मिलेगा। प्लस वैल्यूएशन की एक कंफर्ट काफी अच्छी है। पीएसयू बैंक ट्रेड कर रहे हैं 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड बेसिस पे, प्राइवेट बैंक 2.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस की जैसी जो डील हुई उसकी वजह से एक री रेटिंग पूरे जो आपका कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग स्पेस के अंदर में देखने को नजर आएगा। गोल्ड की जो तेजी है उसका बेनिफिट मुथूट, मन्नपुरम जैसी कंपनीज को देखने को नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पूरा जो एनबीएफसी है वहां पर पे भी ये जो लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। तो ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूं कि एक बहुत ओवरवेट पोजीशन इस समय पे पूरे बीएफएसआई स्पेस में रखी जा सकती है। और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट्स की थीम भी हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज की थीम के अंदर में पकड़ते हैं, तो मुझे लगता है उसके अंदर भी एक अच्छा वेट इस समय पे पोर्टफोलियो के अंदर मेंटेन रहना चाहिए। ओके, बीएफएसआई और कैपिटल मार्केट स्पेस आपको अच्छा लग रहा है आशीष जी। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक मैं पूछूं तो 2026 में कोई एक आध स्टॉक्स जो लगता है आपको कि अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे? जी, तो देखिए अगर से मैं बैंक्स की बात करूं तो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा पीएसयू बैंक्स। और मुझे लगता है कि एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे जो स्टॉक है वहां हमें लगता है कि बड़ी अच्छी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पे एसेट साइड पे अब इन्होंने प्राइसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर दी है। इसका मतलब लोन्स जो है वो थोड़े से बेटर यील्ड देना शुरू कर चुके हैं। और लायबिलिटी फ्रंट पे हमने ऑलरेडी देखा था कि वहां पर पे जो इम्प्रूवमेंट है उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी बड़ा एक इंप्रूवमेंट हमें लगता है पीएसयू बैंक्स में देखने को नजर आएगा। क्रेडिट कॉस्ट काफी स्टेबल है और वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, तो एसबीआई, कैनरा बैंक हमारी टॉप पिक होगी विद इन पीएसयू बैंक। मैं एग्री करूंगा कि प्राइवेट बैंक में अब कहीं ना कहीं जाके बहुत लंबे समय बाद एक्सिस बैंक जो है वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर चुका है और वहां पर पे वैल्यूएशन की कंफर्ट भी काफी अच्छी है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में अगर से मुझे बेट लेनी होगी तो मैं जो एक इंक्रीमेंटल बेट लूंगा वो मुझे लगता है एक्सिस बैंक हमें काफी इंटरेस्टिंग उस पूरे स्पेस में लगता है। एनबीएफसी स्पेस में जैसे मैंने कहा श्रीराम फाइनेंस हमारी टॉप पिक रहेगी, क्योंकि 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ये एनबीएफसी ट्रेड कर रही है। और जो रिसेंट जो कंपनी का जो डील हुआ है एमयूएफजी का, उसकी वजह से हमें लगता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, और जिसके चलते हमें लगता है कि बहुत एक अच्छा निम का एनवायरनमेंट बनेगा और जिसकी वजह से वैल्यूएशन में भी एक बड़ी री रेटिंग श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। इंडीड, तो पीएसयू बैंक स्पेस में से एसबीआई, कैनरा और श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस से अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन ऑटो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं आशीष जी, ऑटो स्पेस, और जिस तरीके से दिसंबर के सेल्स आंकड़े आए हैं काफ़ी इंप्रेसिव, ऑटो स्पेस से कोई पिक जो लगता है आपको यहाँ से आउट परफॉर्म करे? बिल्कुल, तो देखिए तो सीवी साइकिल काफी स्ट्रांग है। हमने देखा है कि ये जो अभी भी जो नंबर आया उसमें 16-17% की सीवी सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिली, और उसका क्लियर बेनिफिट हमें लगता है अशोक लीलैंड और टाटा कमर्शियल जो लिस्टेड है उसको काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट इसमें मुझे लगता है अशोक लीलैंड एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पे हम देख रहे हैं कि जो मार्केट शेयर है उसके अंदर में भी एक अच्छा खासा गेन अशोक लीलैंड दिखा रहा है, तो वहां वो हमारी एक टॉप पिक रहेगी। उसके अलावा मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा पिकअप हो रहा है, तो रूरल इकोनॉमी के पिकअप की वजह से ट्रैक्टर सेल्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। एसयूवी की जो सेल्स है उसमें भी एक अच्छी हमने बढ़त देखी है, और ईवी सेगमेंट में भी महिंद्रा महिंद्रा का एक अच्छा
कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक डोमिनेंस है। तो इन तीनों चीजों को अगर से हम देखें तो उसके हिसाब से मुझे लगता है महिंद्रा महिंद्रा हमारी टॉप पिक होगी विद इन द ऑटो बास्केट। तो मैं समझता हूँ कि महिंद्रा महिंद्रा, अशोक लीलैंड, ये दो स्टॉक हमें पूरे ऑटो साइकिल में काफी स्ट्रांग लगते हैं, और रूरल इकोनॉमी का भी बेनिफिट हमें मिलेगा, और सीवी इकोनॉमी का भी जो पिकअप है उसका भी बेनिफिट, सीवी का भी जो पिकअप है उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। बिल्कुल, ऑटोज में महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड शानदार रिटर्न्स इस दोनों ही स्टॉक से हमें देखने को मिले हैं। शुक्रिया आशीष जी अपने पिक्स बताने के लिए और मार्केट पर आपके व्यू के लिए। लेकिन ये तो बात होगी ऑटो स्पेस की, पीएसयू बैंकिंग स्पेस की, लेकिन एफएमसीजी पैक रखिए स्क्रीन पर। जिस तरह से टूटता नजर आ रहा है ये पूरा पैक, और इसके पीछे के कारण समझेंगे तो आईटीसी एक बड़ा कल्प्रिट है। कल 10% टूटा और आज भी देखिए 4.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। थोड़ी निचले स्तर से रिकवरी तो आई है, लेकिन जीएसटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, उसके साथ साथ सिगरेट पर अब एनसीसीडी ये भी लग गया है, और इसके बाद ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड मॉर्निंग। आईटीसी आज फिर एक्सीडेंट ऑफ द डे, क्या ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और कल की बड़ी गिरावट के बाद, इनफैक्ट 5 साल में हिस्टोरिकली सबसे बड़ी गिरावट थी। आज भी देखें तो नो रिलीफ इन साइट्स, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और बहुत लोग उत्सुक हैं जानने के लिए, समझना चाहते हैं कि दरअसल फंड हाउसेस क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आज की खबर को समझिए। क्लैरिटी काफ़ी हद तक मिल गई है। कल तो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, स्ट्रीट को कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ रही है। जैसा कि आप भी बता रहे थे कि एनसीसीडी जो है वो लगेगी, यानी करीब करीब एनसीसीडी लगने पर 10% तक बढ़ सकती हैं कीमतें। और साथ में अगर आप देखें तो जीएसटी प्लस अगर आप एनसीसीडी जोड़ दें तो बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक करना पड़ेगा इसे मिटिगेट करने के लिए। और दरअसल दिक्कत की बात यह है कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम्स घट सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो चीपर प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली कंपनी की अर्निंग्स पर बताया जा रहा है। और बिल्कुल अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस भी इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। कल भी कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी। इनफैक्ट आज तो टोटल 8 से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक को कवर किया है, और सब काफ़ी ज़्यादा बेरिश नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर इनफैक्ट आप रिपोर्ट्स देखें तो जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 375 का टारगेट है। नोवामा देखें तो होल्ड की रेटिंग 415, यूबीएस की तरफ से करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट है। लेकिन अगर आप कमेंट्री देखें तो सबका मानना यही है कि अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन यही कह रहे हैं कि 35% से ज़्यादा की जो प्राइस हाइक है ये एक बार में पास ऑन करना बड़ा डिफिकल्ट है, और इससे माना जा रहा है कि अगले 6 से 9 महीने में ये स्टॉक कहीं नहीं जाएगा। अब ऐसा ओवरहैंग इसके ऊपर बन चुका है कि स्टॉक में अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। नोवामा की तरफ से भी डाउनग्रेड यहाँ पर देखने को मिला, और इन्होंने FY 27-28, क्योंकि ज़्यादातर एबिटा में कॉन्ट्रीब्यूशन सिगरेट बिजनेस का ही आता है, 7% की घटा दिया इन्होंने। और यूबीएस भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश नज़र आ रहे हैं, यानी ओवरऑल लगातार खराब खबरों के बीच में लुढ़क रहा है आईटीसी। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। तो ब्रोकरेजेस मोटे तौर पर आप देखें तो काफ़ी कॉशियस ही हैं। हालांकि एक बाई की कॉल आई है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से यूबीएस देख रहे हैं। लेकिन अमोल अठावले जी, आईटीसी कल 10% टूटा, आज भी 3.5% डाउन है, और ब्रोकरेजेस को सुना ही एनसीसीडी जो लगा है, अब 35% प्राइस हाइक करना पड़ेगा। ये तो बात होगी फंडामेंटली, लेकिन चार्ट्स पर 350 से कहाँ तक के लेवल देख रहे हैं अब आप? जी, वीकनेस तो है और काफी शार्प वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तो मुझे लगता है ये टेम्पररी पॉज ज्यादा लग रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का फॉल हुआ है, एक नॉर्मल टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट बड़ा रिवर्सल अभी भी मिसिंग है, और ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड ही की तरफ ही है। अगर इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे तो 345 के आसपास है, और अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो मुझे लगता है कि 365 367 तक ये बाउंस बैक चल सकता है, बट लार्जर टेक्सचर स्टॉक का वीक ही है। स्ट्रक्चर वीक है, आउटलुक वीक है, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं आप। लेकिन आशीष कयाल जी, क्योंकि एफएमसीजी पैक में डिस्कस कर रही हूँ, आईटीसी पर हमने व्यू समझा, लेकिन एक काउंटर एफएमसीजी पैक से डाबर रखिए स्क्रीन पर, 0.3% अप सर ये काउंटर, डेज हाई पर कर रहा कारोबार। डाबर में जिस तरीके से मूव्स हैं, क्या चेज करना बनता है ये स्टॉक? देखिए, एफएमसीजी अभी तक ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, 2025 में भी हमने देखा, लेकिन अभी 2026 के अंदर मेरे ख्याल से एफएमसीजी में बेस फॉर्मेशन जो शुरू हुआ था वो खत्म होना चाहिए, और यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। डाबर ने आज के दिन बहुत अच्छा मूव दिखाया, बहुत अच्छा रुझान दिखाया, डे हाई पे ही कामकाज कर रहा है स्टॉक। यहाँ पर जो लो बनाया है, इसने एक डबल बॉटम बनाया है और अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से डाबर में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है कोई भी डिप पे। ऊपर में टारगेट 530 के देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो 500 रुपए का होगा।
ओके 500 का स्टॉप लॉस, डिप आए तो खरीदारी कीजिए, 530 तक के टारगेट मिल सकते हैं फिलहाल। हालांकि एफएमसीजी पैक 2025 में भी कोई रिटर्न्स नहीं, अब 26 में देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। शुक्रिया आशीष कयाल जी, अमूल उठावे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टॉक्स पर राय रखने के लिए। चलिए अब रुक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन मेरे और कंचन के साथ।